हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुधाविहार क्लासेस। आज हम सभी क्लास 10th के इतिहास की जो पहली चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका अध्ययन करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैला कैसे और उसका वो कौन कौन से तत्कालीन कारण थे, कौन कौन सा रीजन था जिसकी वजह से पूरे यूरोप के देश जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो गए, प्रभावित होते चले गए राष्ट्रवाद से। तो हमें ये जान लेना आवश्यक होता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यानी कि नेशनलिज्म क्या कहते हैं, नेशनलिज्म किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में या क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता का संदेशवाहक या वाहक के रूप में कार्य करता है, वह राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी भावना जिसके विचारों से प्रभावित होकर के किसी विशेष सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग जब एकता यानी कि एक साथ आते हैं किसी चीज का विरोध करने के लिए, तो वह भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। और ये यूरोप में जब फैला था तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत या यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो इटली में पुनर्जागरण के समय से ही शुरू हो गया था। तो जो इटली में पुनर्जागरण का एक समय या काल शुरू हुआ था, जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। पुनर्जागरण मतलब कि नई विचारधाराएं जो है वो आ रही थी और यूरोप के समाज को प्रभावित कर रही थी। तो वहां से ही जो है वो यूरोप में राष्ट्रवाद की बीज को बोया गया था। तो इटली में जो पुनर्जागरण का समय हुआ, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, उस समय से ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, जो 19वीं शताब्दी और फ्रांस की क्रांति के बाद, और 19वीं शताब्दी में तो ऐसा हो गया कि वो पूरी तरीके से उन्नत और आक्रमण रूप ले चुका था। यानी कि फ्रांस की क्रांति ने उसमें आप कह सकते हो कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना में आग में घी डालने का कार्य किया। और यह 19वीं शताब्दी तक आते आते पूरे यूरोप में एकदम चरम सीमा पर और सबसे आक्रामक या भयानक रूप में राष्ट्रवाद की भावनाओं का जागरण हो चुका था या जागृत हो चुके थे लोग। इसके बाद आता है कि राष्ट्रवाद की भावनाओं में जो फ्रांस की राज्य क्रांति थी, जो फ्रांस में राज्य की क्रांति या राजा के खिलाफ जो क्रांति की गई थी, जिसमें राजा ने क्या कि वहां की जनता ने महंगाई या बाकी समस्याओं से संबंधित जो है वो क्या किया गया था कि राजा का विरोध किया गया था। लुई जो सुलामा था उनकी और उनकी पत्नी को क्या हत्या कर दी गई थी। तो वो फ्रांस की क्रांति से शुरुआत हुआ। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने जो आक्रमण करना शुरू किया, यानी कि उनका एक मकसद था कि मैं पूरे यूरोप में एक फ्रांस को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में डेवलप करूं, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में निर्माण करूं। तो जब नेपोलियन ने आक्रमण नीतियां अपनाई या पूरे यूरोप में आक्रमण करने लगे, तो वो भी कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की भावनाओं में एक जागृत हुआ और उसकी भावनाओं को या लोगों में जागृत करने का प्रयास किया। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और उसके बाद बोलता है कि जब नेपोलियन के आक्रमण और फ्रांस की क्रांति हुई, तो जो राजनीति पहले अभिजात यानी कि अमीर वर्ग का एक हिस्सा माना जाता था, वो राजनीति यूरोप में अमीर वर्ग से निकल करके अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण का विषय बना दिया। यानी कि अब राजनीति जो है वो अखबारों में आने लगे, उनकी जो न्यूज है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो सूचनाएं हैं वो अखबारों में छपने लगा, पब्लिश होने लगा, लोग उसको बड़े चाव से पढ़ने लगे, सड़कों पे विरोध होने लगा, सड़कों पे लोग जो है राजनीतिक विरोध उत्पन्न हो गया। और सर्वसाधारण यानी कि जो बिल्कुल साधारण जो वर्ग था वो भी राजनीति से प्रभावित रह गया। यानी कि फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के आक्रमण ने जो राजनीति पहले एक अमीर वर्ग का माना जाता था विषय, वो उसे अखबार, सड़कों और सर्वसाधारण का विषय बना दिया। इसके बाद आता है कि यही कारण था कि राष्ट्रवाद की वजह से ही यूरोप में क्या हो गया कि जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव हुआ। और जो नेपोलियन के नव युग का जो संदेश था वो पूरे यूरोप में लगभग जो है वो प्रचारित हो चुका था और फैल चुका था। और उसी राष्ट्रवाद की भावना की वजह से ही आगे चल करके इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, जो आप किसी चैप्टर में, इसी पार्ट में आप अगले टॉपिक्स में पढ़िएगा कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था। अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इटली और जर्मनी का विभाजन कैसे हुआ था, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे और ये पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की बात आएगी आपको। आगे आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे ना, वो क्या कहते हैं कि उनकी नीतियों के कारण उन्होंने कुछ ऐसे नीतियां बनाई थी, कुछ ऐसे रूल्स बनाया था जिससे फ्रांसीसी प्रभुता यानी कि जो फ्रांस जो था वो शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में और एक आधिपत्य के रूप में जो है तो उसके आगे बढ़ रहा था। यानी नेपोलियन के नियमों के कारण, नीतियों के कारण जो फ्रांस है वो प्रभुत्व और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जब यूरोप में उसकी वृद्धि हो रही थी, बढ़ रहा था, तो यूरोप की जो बाकी शक्तियां थी, यानी कि जो यूरोप में बाकी जो
आर्थिक या महाशक्तियां थी, तो वो देशभक्ति की तूफान खड़ा हो गया, यानी उनके विरोध में खड़ा हो गया कि हम फ्रांस के इस जो वृद्धि हो रहा है या ये फ्रांस जो बढ़ रहा है, आधिपत्य जमाया जा रहा है पूरे यूरोप में, तो इसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। और इस वजह से 1815 में जब नेपोलियन ने वाटरलू की लड़ाई हारा, जो कहा जाता है कि नेपोलियन की सिंहासन में, नेपोलियन के साम्राज्य में आखिरी किल साबित हुआ, तो जब वाटरलू की लड़ाई में जब हारे नेपोलियन और उनका यूरोप में पतन हुआ या फ्रांस में पतन हुआ, तो ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो उस समय की जितने भी घोर प्रतिक्रियावादी शक्तियां थी वो इकट्ठा हुए, ताकि जो फ्रांस की आधिपत्य है उसको चुनौती दिया जा सके, उसको कम किया जा सके। और इस बैठक का नेतृत्व जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख कौन था? मेटरनिख एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, लेकिन वो घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी कि वो ये मानता था कि जिस प्रकार से एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन उसी तरह हो, यानी कि प्रक्रियावादी, यानी प्रक्रिया देने में वो बहुत ज्यादा विश्वास रखा करता था। ये चीजें थी। उसके बाद जो जनतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, जो राजनीति का निर्धारण करने वाली थी अगले कुछ सालों में यूरोप में, जनतंत्र और राष्ट्रवाद की वजह से, तो वो कभी भी जो वियना में सम्मेलने हुई, वहां पे जो देश इकट्ठे हुए, वे कभी इस चीज को नहीं जान सके या इस चीज को नहीं देख सके कि आने वाले समय में यूरोप के लोग जो हैं वो जनतंत्र और राष्ट्रवाद ही राजनीति को निर्धारण करेगा। वो सिर्फ प्रतिक्रियावादी के चक्कर में रह गए, पड़ गए कि नहीं, हमें फ्रांस की जो आधिपत्य है, फ्रांस का जो स्थापना है, जो नेपोलियन ने बाकी जो ये पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था, यानी कि उनके अभियानों ने जो एक अशांति पैदा कर दिया था, उसको पुनः शांति की स्थापना करने के लिए, लेकिन वो इस चीज को देखना भूल गए कि हम जनतंत्र और राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो यूरोप के लोगों में बस चुका था। उसके बाद आता है कि 1815 के वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस और प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिल करके यूरोप में पुनः उसी शांति को या उसी संतुलन को स्थापित करना ज्यादा बेहतर समझा, जो नेपोलियन के अभियानों ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था या समाप्त कर दिया था। यानी जब नेपोलियन यूरोप में अभियानों पे निकले थे, तो उसके पहले जो यूरोप में शांति थी या उसी व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में इकट्ठा हुए थे, जिसे 1815 का वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। और उनका मेन मकसद यही था कि जो नेपोलियन की वजह से यूरोप में एक अशांति फैली है, और जो पुनर्व्यवस्था थी, जो पहले की पुरातन व्यवस्था थी, यानी कि पहले जो राजतंत्र था, उसकी वापस से स्थापना की जाए। और इसी वजह से क्या हुआ कि प्रजातंत्र और गणतंत्र का उन्होंने विरोध किया, जो फ्रांस की क्रांति का देन था, यानी कि वो सारे जो देश थे, जो सारे यूरोपीय शक्तियां थी, उन्होंने प्रजातंत्र और गणतंत्र का हमेशा से विरोध किया। और इसी विरोध के कारण उनका मेन मकसद जो था वो पुरातन व्यवस्था को लागू करना, यानी कि पुनर्स्थापना करना था, जो मेटरनिख का मुख्य लक्ष्यों में से एक था। यानी मेटरनिख ये चाहता था कि यूरोप में 1815 के बाद वापस से वही पुरातन व्यवस्थाएं, वही पुरातन जो राजतंत्र की एक रूल था, एक चलते आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी चीज की पुनर्स्थापना करना उसका मेन लक्ष्य था। और इसी कारण से उसने जनतंत्र, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद, या फिर आप कह सकते हो कि जनतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र, राष्ट्रवाद, जो भी आप कह सकते हैं, उसका उसने क्या किया, विरोध किया या भारी विरोध किया कि ये भावनाएं वापस जागृत ना हो सके। और इसी वजह से जो वियना सम्मेलन था, वियना सम्मेलन के बाद कहा जाता है कि यूरोप में नेपोलियन के युग का समाप्त हो गया और एक मेटरनिख युग की शुरुआत हुई थी। यानी कि वियना सम्मेलन के बाद यूरोप में नेपोलियन युग की समाप्ति हुई थी और मेटरनिख युग का आरंभ हुआ था। यानी कि वहां से मेटरनिख युग या मेटरनिख काल जो है वो यूरोप में एक प्रभावशाली रखने वाला था। तो नेपोलियन के युग का समाप्ति था और एक नए चांसलर या एक नए घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति की युग का शुरुआत था। और इसी वजह से उसने पूरे इटली पर, यानी कि मेटरनिख जो था वो इटली पे अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए या अपने प्रभाव को जमाने के लिए उसे कई राज्यों या कई भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया था। यानी कि इटली पे अधिकार को जमाने के लिए, क्योंकि उसे ये पता था इटली में ही पुनर्जागरण हुई थी और इटली में अगर वापस राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो जाता तो ये यूरोप में जो उसकी एक सपना था पूरे यूरोप में आधिपत्य जमाने का, वो सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला था। तो इसके बाद उसने क्या किया कि इटली का विभाजन किया। और इटली का विभाजन कितने भागों में किया, तो पहला उसने क्या किया कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश जो हैं वो उर्वो वंश के सम्राट फर्नांडिस को दे दिया।
यानी कि फर्डिनेंड को उसने सिपली और नेपल्स के प्रदेश यानी कि इटली को पहला नेपल्स और सिपली दो भागों में बांटा। जो फ्रांस के उर्वा वंश के सम्राट उस समय फर्डिनेंड थे उनको उसने दे दिया, और रोम और उसके आसपास का राज्य या इलाका जो है वो पोप को दे दिया गया। आज भी ईसाई धर्म में पोप का महत्व होता है, वो सबसे बड़े शासक है, सबसे बड़े धार्मिक गुरु माने जाते हैं। तो मेटरनिक ने भी पूरे यूरोप में आधिपत्य को जमाने के लिए क्या किया कि पहला सिसिली और नेपल्स का प्रदेश गुरु वंश को दिया, दूसरा कि रोम और आसपास का राज्य जो है वो पोप को दे दिया। इसके बाद आता है कि लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया यानी कि उसने खुद अपना अधिकार रखा, और परमा, मोडेना, टर्कनी प्रदेश जो है वो हैम्बर्सबर्ग राजवंश को दे दिया, यानी कि हैम्बर्सबर्ग राजवंश को सौंप दिया था। उसके बाद जेनेवा और सार्डिनिया पर पिडमाउंट के राज्यों में क्या हो गया कि उसको मिला दिया गया, यानी पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया जेनेवा और सार्डिनिया को, उसको पिडमाउंट के राज्य में एक साथ मिला दिया, विलय कर दिया गया। इसके बाद ये तो इटली का विभाजन हुआ कि मेटरनिक ने पूरे यूरोप में या इटली पर प्रभाव जमाने के लिए इटली को कई भागों में बांटा। इसके अलावा उस समय यूरोप में एक और शक्ति थी जर्मनी। तो जर्मनी में 39 रियासतें तो कायम रहा, यानी कि 1815 के वियना सम्मेलन के बाद यह निर्णय लिया गया कि जर्मनी में जो 39 रियासतें या 39 राज्य में विभाजित हैं वो कायम रहेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से उस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहेगा, यानी कि वहां निर्णय लेने बाकी समस्याओं जो है कुछ भी चीजों का अप्रत्यक्ष तरीके से ऑस्ट्रिया का अधिकार क्या था, कायम रहा। इसके बाद आता है, और वो जितना भी मेटरनिक था जब वो अधिकार को कायम रखा तो भरसक कोशिश उसने ये किया कि कभी भी जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना ना जागे, यानी कि वो इतना तक प्रयास करते रह गया, वो अप्रत्यक्ष तरीके से अपना अधिकार तो जमाए हुए था। इसके बाद वो ये भी चाहता था कि कभी भी जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना ना जागे, क्योंकि उसे डर था कि अगर राष्ट्रवाद की भावना जागी तो यूरोप वापस से जो है वो कई भागों में विभाजित होगा और उसका खुद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसके बाद आता है कि फ्रांस में भी उसने पुरातन व्यवस्था को लागू किया या पुरातन साम्राज्य की पुनर्स्थापना किया, और उसका प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विजय था। यानी आप कह सकते हैं कि उसने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था को लागू किया, यानी कि बुर्बो वंश को वापस स्थापित किया। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 1815 का वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों का क्या था, एक विजय की शुरुआत था। लेकिन यह विजय ज्यादा दिन तक नहीं रह सका या अस्थायी रूप से कायम नहीं रह सका, ये एक टेम्पररी था, क्योंकि आगे चल करके 1830 में जब क्रांति होती है यूरोप में तो ये हर किसी को समझ में आ चुका था कि आगे जो है वो राजनीति का निर्धारण करने का उद्देश्य जनता और राष्ट्रवाद ही करेगा, यानी जनतंत्र और राष्ट्रवाद ही आगे चल करके राजनीति को क्या करेगी, निर्धारित करेगी। तो ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया था। और जब फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को लागू किया गया तो वहां पे एक शासक थे वो जो लुई 18वां बने, और लुई 18वां ने क्या किया कि 1814 ईस्वी में एक घोषणा पत्र जारी किया जो फ्रांस में 1848 ईस्वी तक चलते रहा। यानी कि 1814 ईस्वी में जो बुर्बो वंश के शासक थे लुई 18वां, वो घोषणा पत्र जारी करते हैं और वो अपने देश में जनतंत्र विचारधारा को या प्रतिक्रियावादी विचारधारा को लागू नहीं करते हैं, बल्कि जनतंत्र विचारधारा को ही आगे बढ़ाते हैं। और इस तरह से 1848 की क्रांति और 1830 की क्रांति, दो बड़ी और क्रांतियां यूरोप में हुई थी जो इस घोर प्रतिक्रियावादी और मेटरनिक युग की समाप्ति का भी कारण बना था। तो आपको अगले वीडियो में जो है वो 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।